हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुडिशरी पैराडाइज। दिस इज मंजरी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ रिगार्डिंग यूपी पीसीएसजे इंटरव्यू। आप सबको पता है कि यूपी पीसीएसजे के इंटरव्यू 16 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि कैसे तैयारी करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेज। यहाँ तक आने के बाद हर एक इंडिविजुअल के मन में होता है कि भाई अब तो मुझे जज बन ही जाना है, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट का खुद का रीज़न होता है डील करने का चीज़ों से। कुछ लोग होते हैं जो पैनिक भी कर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं वहाँ पर जो बहुत ही कूल एंड काम होकर चीज़ों से डील करते हैं। अब ये सीधी सी बात है, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएसजे के इंटरव्यू में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2018 में, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होते हैं। जो लोग यूपी पीसीएसजे के एग्जाम में बैठे थे उसमें कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलएलबी किया था। एलएलबी के बाद उन्होंने आगे स्टडीज परस्यू नहीं करी या कर नहीं पाए, तुरंत ही एलएलबी उन्होंने पास किया एंड वैकेंसी आ गई। दूसरी कैटेगरी होती है जो एलएलएम कर रही है या कर चुकी है, एंड द थर्ड कैटेगरी इज पीएचडी कर रही है या कर चुकी है वाली। ठीक, अब देखिए, आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि एक पर्सन के लिए जो भी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है वो आप सब पे लागू नहीं होने वाली है। एलएलबी वाले के लिए इंटरव्यू अलग होगा, एलएलएम वाले का इंटरव्यू अलग लेवल का होगा और पीएचडी वाले के लिए डेफिनेटली अलग लेवल का होगा। ठीक है। बीइंग अ फ्रेशर, जब आप एलएलबी होके जाते हो वहां पर पेपर देने, तो वो आपसे एज सच इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपका कोई स्पेशलाइजेशन होगा। वो बेसिकली यही जानेंगे कि आप सारे सब्जेक्ट्स लॉ के पढ़ के आए हो, तो आपको सब लॉ थोड़ा थोड़ा आता होगा। और वहां पर मैं आपसे यही कहूंगी कि आप हर एक लॉ पर इक्वली फोकस करिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो मेजर लॉज जो आपके फोर्टे आपको लगता है, जो वहां पर आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ भाई दिस इज माय फोर्टे, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एलएलएम, तो एलएलएम में आके हम सबको पता है कि स्पेशलाइजेशन होता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में होगा या क्रिमिनल में होगा या बिजनेस में होगा। तो वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका बोर्ड का हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई आपका स्पेशलाइजेशन एलएलएम में किस में है। ठीक है, और फिर वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर एलएलएम कंप्लीट हो चुका है तो वो यहाँ पर आपके डिजर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिजर्टेशन आपने किस पर बनाया था और अपना ओपिनियन दीजिए। मूविंग फर्दर, अगर पीएचडी वाले कैंडिडेट से मिल रहे हैं, मैं सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है वो क्या, आपका टॉपिक क्या है पीएचडी का, आप किस पे काम करना चाहते हैं, आप किस पे काम कर चुके हैं, आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एंटर करते हैं, जब आप इंटरव्यू के पैनल में जाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू यूपी पीसीएसजे इंटरव्यू। आपकी आइडेंटिटी रिवील जब नहीं करी जाती है तो बेशक सी बात है कि वहां पर वो आपसे आपका नाम नहीं पूछेंगे, वो आपसे शायद ये भी नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ के पढ़े हो सकता है एक आध सिचुएशन में पूछ लिया जाए, बट जनरली वो आपसे यही पूछते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, आपने एलएलबी कब किया था। जैसे ही उनको पता चलता है एलएलबी कब किया, अब उसके बाद फिर वो डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड पे अगर देयर वाज अ गैप तो वो पूछेंगे उस गैप में क्या किया। अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो आप बताओगे एलएलएम, पीएचडी है तो पीएचडी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप वो भी जस्टिफाई वहां पर करोगे। तो ये होती है सबसे पहली, तो ये यहाँ पर माहौल बनता है, यहाँ पे पैनल अपना माहौल बना लेता है कि हमको सामने वाले के सामने जो बैठा है उस कैंडिडेट को कैसे क्वेश्चन देने हैं, कैसे क्वेश्चन उससे हमें पूछने हैं। तो जब आप एक फ्रेशर होते हो तो वहाँ टेंशन थोड़ी सी कम आप ले सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई अभी अभी एलएलबी करके निकला है, इसको इतनी समझ नहीं होगी, इतना पता नहीं होगा, तो थोड़े बहुत आपके ऊपर नीचे जवाब चल जाते हैं। जब आप एलएलएम करते हो तो वो आपसे और मैच्योर होने की उम्मीद करते हैं। जब आप पीएचडी की बात करते हो तो नो डाउट फिर उनको ये लगता है कि भाई हम में आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो जैसे कि फैकल्टीज भी बोलती हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि अब आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, बस आप डेस्क के उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं,
हम जॉब लेके बैठे हैं, बाकी हमारी भी डिग्री वही है जो आपकी है, ठीक। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पर हो, ठीक है। झूठ बोलने का बिल्कुल ट्राई मत करना, डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगी। कुछ लोग होते हैं, कह देते हैं छुपा लो पीएचडी कर रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चंस आएंगे। देखो कभी कभार ना जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बेसिकली उनका काम क्या होता है, आपके आंसर से दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो आप अगर छुपाओगे समवेयर, अगर आप कह रहे हो मैंने पीएचडी नहीं करी है, तो फिर वो पूछेंगे आपसे आपने इतने साल क्या किया, वहां पे आप क्या बताओगे, क्या जस्टिफाई करोगे। तो मैं यही कहूंगी आप झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, भले आप नहीं बता पा रहे हैं आप सॉरी बोल दीजिए, बट यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि वो आपके चेहरे पर पढ़ लेंगे कि आपने क्या कैसे कहाँ किया है। और नो डाउट हो सकता है कभी आपका कोई प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी का टकरा जाए, क्योंकि बोर्ड में 4 लोग जो बैठते हैं उसमें 2 प्रोफेसर्स होते हैं, एक हाईकोर्ट के जज होते हैं और एक जो होते हैं वो आपके यूपीपीएससी के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोफेसर्स हैं वो आपकी खुद की भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग यूपी में इंटरव्यू दे रहे हैं वो यूपी की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज के बारे में उनको पता होना चाहिए कि वहाँ के प्रोफेसर उन्हें मिल सकते हैं। तो झूठ बिल्कुल भी बोलने की कोशिश मत करिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है कि फंडामेंटल्स आपके लॉ के क्लियर होने चाहिए। नो डाउट आप इंटरव्यू तक आए हो, आप 303 पोस्ट पर आए हो, पेपर दे के क्लियर करके अगर इंटरव्यू तक, तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, लेकिन उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत याद करना है, मुझे देखना है, तो कर लो, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अलग है प्रीलिम्स और मेंस से। प्रीलिम्स में हमको सिर्फ इंडेक्स बेस्ड बेयर एक्ट पढ़ के, केस लॉज का नाम पढ़ के, साइटेशन जान के क्या हेल्ड हुआ है, ये सबसे काम चल जाता है। मेंस में हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वो छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए जो आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दी है। वो बहुत सिंपल सा आपसे पूछेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। आईपीसी में मान लीजिए जो भी डेफिनेशंस दी हुई है उसमें उन्होंने सिंपल आपसे पूछ लिया कि जो आईपीसी में जेंडर की डेफिनेशन है वो क्या कहती है। दे मे आस्क यू कि मैन और विमेन जो आईपीसी में दिया हुआ है उसका क्या मतलब है, वो आपसे गुड फेथ पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सिंपल सा पूछेंगे कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ दे रखा है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ दे रखा है, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। अगर कोई टर्म अगर मान लीजिए कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इससे क्या समझते हो, पर्सनल लिबर्टी से आप क्या समझते हो, इक्वालिटी से आप क्या समझते हो। ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जिसका जवाब शायद हम कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आपसे ये पूछेंगे। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग, देखिए 16 अगस्त से जिसका है, स्टार्टिंग में जिनका है वो तो जितना उनको करना था वो कर चुके हैं, बट अभी जिनके इंटरव्यू में टाइम है मैं उनसे यही कहूंगी कि आराम से, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ए टू जेड पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, एक बैरेक्ट रखिए, इंडेक्स देखिए, और इंडेक्स से जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं उन टर्म्स पे ज़रूर एक बार थॉट दीजिए। जब आपके सामने कोई भी शब्द आ रहा है तो उसको देखो, उसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन तीनों का क्या अंतर होता है। ये सब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे शायद हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो न्यूज में चीजें चल रही हैं उसमें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। जब हमने अभी डेली सर्विसेज बिल की बात करी तो उसमें क्वेश्चन उठा है फेडरल स्ट्रक्चर पे, तो यू शुड नो फेडरलिज्म क्या है, यू शुड नो क्वासी फेडरलिज्म क्या है, यू शुड नो इंडिया का स्टेटस क्या है। तो आपको रिसेंट के परिपेक्ष में ज्यादा चीजों पे ध्यान देना है कि आप उससे फिर आप फंडामेंटल्स को क्लियर करो। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी, हर सब्जेक्ट जो मेजर कोर लॉस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आपको कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो एलएलबी है, एलएलएम है या पीएचडी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे जरूर ध्यान देना है पूरा उठा के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना बता पाना थोड़ा सा शेमफुल हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जरूर ध्यान दो। नेक्स्ट क्रिमिनल लॉ पे जरूर ध्यान देना है। आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों पोर्शन कवर करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो अब आता है वो ये है कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट होने जा रहा है, जिसके लिए बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा में, आपके उस पर क्या विचार है। आपको क्या लगता है दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल फॉर लाइक जो भी हमारे लॉज है अभी तक रहे हैं, क्या उनके ऊपर निकल के जाएगा। आपको क्या लगता है कि पनिशमेंट्स कम हो जाए, आपको मतलब कि क्या लगता है क्राइम कम हो जाएगा इससे, आपको क्या लगता है यहाँ पे पनिश करने की ज़्यादा कोशिश हो रही है या फिर लोगों को रिफॉर्म करने की कोशिश करी जा रही है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। आपको रिसेंट वाले अभी आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके क्लॉजेज याद करने की जरूरत नहीं है, उसके प्रोविजन नहीं जानने हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर देख लीजिएगा कि नंबर चेंज होके क्या हो रहा है आईपीसी में।
फिर जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको मालूम है 170, ठीक है, सीआरपीसी में इसी तरीके से 500 समथिंग जो हो रहा है, आईपीसी में कम हो गया है। तो आपको ये सब जवाब पता होना चाहिए कि कम होने का क्या फ़ायदा है, दिक्कत क्या हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए आगे चल के क्या दिक्कत हो सकती है। तो प्रोज एंड कॉन्स अपने तैयार करके डेफिनेटली जाइएगा, क्योंकि ये सवाल आपके सामने आने ही वाला है, आप इससे बच नहीं सकते हो। सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, टॉर्ट्स ज़रूर पढ़िएगा, फैमिली लॉ आपको आना चाहिए। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे वो पूछेंगे ही पूछेंगे। टीपीए आपसे पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे लैंड लॉ अगर मैं बात करूं, अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूं, तो ये डिपेंड करता है सामने कौन बैठा है, वो पूछना चाहता है कि नहीं, तब वो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए। तो कुछ बेसिक्स जो हैं सब्जेक्ट्स, उनको तो कंप्लीट करके आप जाओगे ही, लेकिन बाकी में क्या है, जैसे मैंने कहा जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल और लैंड लॉ, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है, ज़रूर पढ़िए। अच्छा, लैंड लॉ में लोकल लॉ ज़रूर करके जाइएगा। ऑल्सो जो जीएस में आपके जो 9 सब्जेक्ट्स माइनर वाले इनकॉर्पोरेट हुए थे, उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर होने वाले हैं। मूविंग फर्दर आपको सब्जेक्ट्स कौन से फोकस करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मोटे मोटे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ हो गया, ठीक है। अगर आप बिजनेस लॉज आपका बैकग्राउंड रहा है तो प्लीज 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 कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कंपनी, एनआईए, ठीक है, इन कुछ पे जरूर फोकस करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन वाले कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूर करके जाएंगे, जिनका एलएलएम वगैरह इसमें स्पेशलाइजेशन रहा है। और क्रिमिनल वालों के लिए मैंने ऑलरेडी कहा आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, साथ में व्हाइट कॉलर क्राइम्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, एडीआर जरूर पढ़ लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है। एडीआर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से इस पे क्वेश्चन पूछे आपसे जा सकते हैं। सीपीसी जरूर पढ़िएगा, जो हाई कोर्ट के जज साहब होंगे वो आपसे सीपीसी और सीआरपीसी के ही सवाल करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं, तो एप्लीकेशन वाले तैयार करके जाओ, थ्योरेटिकल तो अपने आप बता ही लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है, और जो ये पॉक्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला आपका उसमें भी इंक्लूडेड है माइनर लॉज में। तो पॉक्सो हो गया, डाउरी वाला हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब तो आप वहां पर भी करोगे। तो इतना आपको सब्जेक्ट्स पे फोकस करके जाना ही जाना है, आप इसको स्किप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि अब हम बैठ के क्या करें, इतना करके जाएं, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू ब्रश अप योर नॉलेज। सब अपने नोट्स उठाओ, अपना बेयर एक्ट उठाओ, बस एक बार उसको अपनी नज़र के सामने से दौड़ाओ। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ रखा है ना, तो आपकी आंखों के सामने वो पिक्चर आ जाती है। मेरे से क्वेश्चन पूछा था रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम वाला, मुझे लिटरली अपने उस टाइम नोट्स वाली फोटो मेरे सामने आ रही थी कि हाँ वो कहाँ लिखा हुआ था। मुझे अपनी बेयर एक्ट की फ़ोटो, एफिडेविट का पूछा जब मुझसे, तो मेरे को अपनी बेयर एक्ट की फ़ोटो याद आ रही थी कि मैंने किस कलर से कर रखा था। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपके दिमाग में अपने ना बुक्स की फ़ोटो होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्या कह लो, मॉक इंटरव्यू की बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज़ की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो ज़रूर से ज़रूर दो, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, ठीक है। ये सिर्फ मॉक इंटरव्यू दे के ही आएगा, ये घर पे बैठ के बिल्कुल नहीं आने वाला है। एंड जब हम कम सीट्स हो, बहुत ज़्यादा तो सीट्स नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक सीट्स हैं, और डेफिनेटली बहुत टाइम बाद आई थी, तो धुरंधर लोग पहुँचे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे खुद को साबित करना। इट इज़ ओनली अबाउट 100 मार्क्स। आपको लगेगा कि 100 मार्क्स की बात है, बट ये मैटर कहाँ करता है पता है, ये मैटर तब करता है जब आपका मेंस में मार्क्स अच्छा है और 1-2 मार्क्स से आप कम ज़्यादा हो रहे हो, तो आपका इंटरव्यू का मार्क्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट कि आप कहो कि आपका मेंस में बहुत ज़्यादा आया होगा, ठीक है, मान लीजिए, अभी आपको सबको नहीं पता है मार्क्स, मुझे पता है, बट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आया होगा, तो वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है। वहाँ पे क्या मैटर करेगा, वहाँ पे ये इंटरव्यू का मार्क्स रैंक दिलाएगा आपको। लेकिन जहाँ पर 1 या 2 नंबर से आपका मेंस में रुक रहा होगा, वहाँ पर ये इंटरव्यू आपका सिलेक्शन कराएगा।
तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है और ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंस है, बट आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर हम ना कर पाए इसीलिए हमारे मार्क्स रिवील नहीं करे जाते हैं, कि हमारे अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंस ना आए कि हाँ मेरे तो मेंस में इतने आ गए, अब तो इंटरव्यू में 40 नंबर बस पासिंग वाले दे दे तो बहुत है। आपको पता होना चाहिए कि 100 में 40 मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग होते हैं, उसके बाद आपके पे डिपेंड करता है आपने कैसा प्रेजेंट किया है, उस बेसिस पर आपको मार्क्स मिलता है। 75 अप्रॉक्स तक हाईएस्ट जाता है, बहुत ज़्यादा 80 तक नहीं जाता है। तो अगर आपको 50 से आपको 60 के अराउंड मिल रहे हैं तो आपके ठीक ठाक नंबर वो हो सकते हैं। फ्रेशर्स यही सब उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत धुरंधर होते हैं वो लोग 70 क्रॉस करते भी हैं। तो आप अभी से इन सब की टेंशन मत लो, मुझे मार्क्स कितने मिलने हैं, वो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर जैसे शो होगी, आप जैसा परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पर ये मार्क्स आपको मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट ऑन दैट डे, एंड इसके लिए मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा पता करिए और वहाँ पर जाके दीजिए। ये मैटर नहीं करता मैंने कितना अच्छा किया, मैंने कितना बुरा किया, एक जगह मैं गई वहाँ पे मैं कुछ बता नहीं पाई तो अब मैं नहीं दूंगी, ये सब दिमाग में मत रखो, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठेंगे वो अलग हैं, आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे लोग अलग हैं। दिस इज समथिंग जो डेफिनेट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन पेपर लेके नहीं बैठा हुआ है इंटरव्यू पैनल, वो उनके मन की बात है, वो आपको देख के उनके मन में आपकी एजुकेशन को उठाएंगे, आपको देख के उनको कैसे लगता है कि क्या पूछना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस लेवल वो कितना डिटेक्ट कर पा रहे हैं, आपके आंसर्स से उनको कितना इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो उसमें से वो क्या जवाब को क्वेश्चन बना रहे हैं, ये सब वहाँ पर इंस्टेंट होता है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ कुछ नहीं है कि आपको ये पढ़ लो वो पढ़, जो मैं सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, बट एग्जैक्टली क्या चीज़ें वो होंगी वो वहीं पर तय होंगी, इसके लिए आप पहले से बहुत नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। आप सबको पता है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट वाला जो है, ठीक है, वो आपको करके जाना ही है। ओहो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट वाला आपको करके जाना ही है। आपको दिल्ली सर्विसेज बिल की भी ध्यान देना है। ऐसे कहोगे कि मैम दिल्ली का तो पेपर है नहीं तो क्यों करें, लेकिन फिर भी कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है। आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, ये जो बहुत सारे जो नए नए बिल आए हैं ना इन पे, फिर रीसेंट के जो अमेंडमेंट्स 100 के बाद से जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इन सब के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। केस लॉज कब कब के, 2022 और 2023, इतना तो करना ही है, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स लास्ट ईयर आए थे, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस पे जनहित बिल आया था, ठीक है, तो उस पर ओपिनियन पूछा जा सकता है। अभी आपके जो रिसेंट कई सारे फैमिली लॉज में जो जजमेंट्स आए हैं डाइवोर्स को लेके, ठीक है, कि क्या पावर एक्सरसाइज, स्पेशली पिटिशन की पावर एक्सरसाइज करके दिया जा सकता है, वो आपको ध्यान देना है। फिर मूविंग फर्दर आप मैटरनिटी वाले पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पे आया था, वो आपको ध्यान देना है। तो जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हुई है 22 और 23 की, वो आपको कवर करनी ही करनी है। हिजाब पे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अब इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके पढ़ोगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयारी कैसे करो, आप देख लो कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या क्या हैं। अब उसमें क्या क्या, एक तो हो गए केस लॉज, सेकेंड हो गए आपके अमेंडमेंट्स, थर्ड हो गए अगर कोई नया एक्ट आया है तो, ठीक है, एंड बिल। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब इन 4 चीजों को देखो और इसमें जो भी प्रोविजन कवर हो रहे हैं उसको जाके टॉपिक को पढ़ लो, एक बार याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो, अपनी आंखों के सामने से उसको निकालो कि आपको समझ में आ जाए इसमें क्या दिया हुआ है। बहुत छोटी छोटी चीज पूछते हैं वो गाइस, बहुत बड़ी चीज नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ वन वर्ड वाली चीजें पूछेंगे, वन सेंटेंस वाली चीजें। तो यहाँ पे आपको बहुत कहानी नहीं बतानी है, जस्ट हैव टू वेरी प्रिसाइज, आपको बहुत प्रिसाइज रहना है अपने आंसर्स में, ये आप मत भूलिएगा कि बिल्कुल आप कहानी, आपसे जब पूछा जाए तो आपको बस तुरंत का जवाब नहीं देना है। अगर आपको लगता है आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए एंड फिर जवाब दीजिए। ये नहीं है कि बस तुरंत बोलना है तो मेरे मुंह में जो भी आया मैंने बोल दिया, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस, अब हम बात करते हैं, पढ़ाई की बातें हो गई, अब कुछ अलग सी बातें करते हैं जो परफॉर्मेंस आपकी बताएगा, जो आपके प्रेजेंस को वहां पे बताता है। ड्रेसिंग सेंस बहुत ही डिसेंट होना चाहिए, बहुत ही सूदिंग होना चाहिए आईज के लिए, जो आंखों को सुकून दे, जब आप एंटर करो डोर से तो आपकी आंखों को सुकून दे वो, ठीक है। जैसे गर्ल्स की बात करूं, अगर मैं गर्ल्स या विमेन की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली साड़ी लुक्स वेरी डिसेंट। अगर आप साड़ी पहन सकते हो तो प्लीज साड़ी ही पहनिएगा, मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत डिसेंट लगती है, ठीक है। लाइट कलर, प्लीज प्रेफर लाइट कलर, डार्क कलर बिल्कुल भी मत पहनिएगा प्लीज, कोई ब्लैक या रेड कलर नहीं पहनिएगा। लाइट कलर्स में आप क्रीम पहन सकते हो, आप लाइट येलो पहन सकते हो,
ब्राउन पहन सकते हो, थोड़ा डार्क में आप जाओ तो ग्रे पहन सकते हो, बट प्लीज ये चमक धमक वाला मत पहनना कि बॉर्डर चमक रहा है, अगर मान लो प्लेन पहन भी लिया तो उसका बॉर्डर दूर से ही शाइन मार रहा है जैसे एंटर किया। नहीं, आंखों को सुकून, एक कलर में मिंगल होके पूरी साड़ी लगे, ब्लाउज वगैरह कायदे से टक होना चाहिए साड़ी प्रॉपरली। उसके ऊपर अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, कि बहुत लोगों को आदत नहीं होती है साड़ी पहनने की, तो अगर उनको अनकंफर्टेबल लगे तो वो कोट ऊपर से ब्लैक वाला डाल सकते हैं, जो आपका वकालत वाला कोट होता है, आप उसको पहन के जा सकते हो, वो और डिसेंट लुक देता है। लाइट साड़ी पे डार्क कलर जो होगा ब्लैक कोट, वो अच्छा लुक देता है, तो वहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा पल्लू कहाँ जा रहा है, और मुझे मतलब कैसा उनको फील हो रहा होगा सामने से, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, ये सारे थॉट्स आपके दिमाग से चले जाएंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट मेन, ठीक है, या बॉयज़ की मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपके पास तो पैंट शर्ट का ही ऑप्शन है, ठीक है, कोट पहन सकते हैं आप, लेकिन प्लीज़ शादी बारात वाला मत पहनिएगा, बहुत ही डिसेंट सा लाइट कलर, अगेन बोलूंगी, टाई लगा के प्रॉपर, वाइट शर्ट अगर सूट करती है, मतलब लाइट कलर जो भी कॉम्बिनेशन आपका बैठेगा, बट लेकिन सूदिंग कलर, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है ब्लैक पहन लो, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। बाल वाल हेयर कट छोटे करा लो, और बढ़िया क्लीन शेव वेव करके जाना प्लीज़। ये बड़ी बड़ी जो बियर्ड लड़के लेके आजकल चलते हैं, इसको इंटरव्यू में लेके मत जाना, ठीक है। बॉयज़ के लिए ये कहूँगी, गर्ल्स के लिए बन बना के जा सकते हो प्रॉपर, नहीं तो टाई अप कर लो, अगर बाल बहुत बड़े नहीं है तो टाई कर लो उसको, लेकिन आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सेसरीज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं जो डिस्ट्रैक्ट करे, तो आपको बहुत ही सिंपल बन के जाना है। नाउ एक चीज़ इसमें मैं और ऐड ऑन करूँगी, डॉक्यूमेंटेशन वाली बात। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है, तो डॉक्यूमेंट आपको पता है कि आपके जो है सारी मार्कशीट, हाई स्कूल से लेकर अब तक की सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन वाले वो सब होने चाहिए कागजात आपके पास, ओरिजिनल और फोटो कॉपी सब होना चाहिए, क्योंकि जब सबसे पहले आप जाओगे, आपको अंदर लेके जाया जाएगा, तो वहाँ पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये सब चाहिए, प्लस मतलब ये मार्कशीट्स हो गई, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हो गए, रिजर्व कैटेगरी वाले, एंड देन प्लस आपके पास इंटरव्यू लेटर होना चाहिए जिस पे आपके लिखा होगा साक्षात्कार ज्ञापन, है ना, वो आपके पास होना चाहिए। ये इतना आपका पहले वहाँ पर चेक होगा, क्रॉस चेक होता है, फिर आपको वहाँ से आगे भेजा जाता है दूसरी बिल्डिंग में, वहाँ जाके आपका फोटो लेके ज़रूर जाइएगा, फोटो मत भूलिएगा, पेन ज़रूर रखिएगा, ब्लैक और ब्लू दोनों रख लीजिएगा, ठीक है। फेवी स्टिक होती है वैसे तो, लेकिन अगर कोशिश करें, एक छोटा सा बैग ज़रूर कैरी करके अंदर लेके जाना, उसमें अपना पानी का वाटर बॉटल रख सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ खाने का रख सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो आपको कितने बजे बैठना पड़े। आपको जहाँ तक पता होगा, पहली शिफ्ट आपकी 10:30 बजे से है, एंड दूसरी शिफ्ट आपकी 2 बजे से है, तो आपको नहीं पता कि मुझे इस शिफ्ट में बोलेंगे कि इस शिफ्ट में, क्योंकि बुला सबको इसी बजे, इतने ही बजे लेते हैं, मतलब इसी शिफ्ट में बुला लेते हैं। अब वो आपका नंबर इधर आएगा कि इधर आएगा, तो आपको शाम 5 बजे तक बैठने पड़ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि टाइम गर्मी का है, तो आपके पास ऐसी चीज़ें हों, अगर कोई आप मेडिसिन वगैरह लेते हो तो वो भी आपके पास रहनी चाहिए, कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आपको किसी और की हेल्प लेके आप परेशान ना हो, आप खुद से मैनेज कर सको इतना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर रखना, पेन वगैरह रख लिया, फेविक्विक एक रख सकते हो, वहाँ मिल जाती है, लेकिन चीज़ें जो ज़रूरी हैं, आपको लगता है स्टेपलर वगैरह छोटा सा, एक थ्रेड व्रेड हम लोगों को वहाँ पे दिया गया था एक बांधने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, तो जो चीज़ें जहाँ रिक्वायर्ड है, अगर लगता है खुद से लेनी, तो वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर जब वहाँ पे जाते हैं तो जाने के बाद फिर बैठाया जाता है, फिर एक-एक करके नाम बुलाते हैं, एंड फिर आराम से आपको ले जाके, मतलब ये लंबा थोड़ा प्रोसीजर होता है, कोडिंग वोडिंग होती है, उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसके चलते आप वहाँ पे अंदर जाते हो। तो ये बैठना वाला जो एक कॉमन हॉल में आपको बिठाते हैं, ये बैठने का यू नेवर नो कितनी देर तक बैठाया जा सकता है, तो आप यहाँ पर अपने साथ बुक्स और नोट्स भी रख सकते हो, ठीक है। बुक और नोट्स भी आपके पास हो सकते हैं, जो थोड़े बहुत पेपर वाले नोट्स हैं या भी कोई बेयर एक्ट है, आप पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो सकता है आपका नंबर शाम को आए तो पूरा दिन आप परेशान हो जाओगे, क्या पूछा जा रहा है, किससे क्या, आप बहुत लेथार्जिक हो जाओगे। तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है, तो आपका ध्यान डाइवर्ट रहेगा, आप पढ़ते जाओगे। न्यूज़पेपर्स वहाँ पे रखे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आज की न्यूज़ में क्या क्या आया है ये आपको पता होना चाहिए। जिस रूम में बैठे हो आसपास एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका एग्जाम होता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने आसपास क्या देखा, कौन सी सीनरी लगी थी, उसको देख के आपको कुछ याद आता है क्या। आपके पास जो कोड रहेगा, वो कोड ज़रूर याद रखिएगा, उस कोड से रिलेटेड जितना भी सेक्शन और आर्टिकल है, जहाँ जहाँ जिस जिस एक्ट में, वो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत स्टूपिड लगेगा, बट ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी करी थी, क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आप
अपने आसपास ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, ठीक है, बट वो आपसे आपके आईक्यू चेक करते हो, आईक्यू आपकी वो चेक करने की कोशिश करते हैं आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कैसे आंसर दे रहे हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अब अगर आपको शाम तक 5 बजे तक बैठना पड़ेगा तो उनको भी पता है कि सबसे बड़ा टास्क आपके लिए क्या रहा है, खुद को काम करके उनके सामने जाना पूरा दिन वैसे बैठने के बाद। तो वहाँ पर हो सकता है वो आपसे इतना ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें ना पूछें, लॉ ना पूछें, लेकिन आपसे रैदर वो इधर उधर की बातें थोड़ा करके आपका ध्यान कितना केंद्रित है ये जानने की कोशिश करें। सेकेंड बात आती है पर्सनालिटी की, तो वही मैंने कहा ये होल अटायर, ठीक है, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये आपकी पर्सनालिटी को जज करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल यहाँ पर प्ले करेगा वो है एटीट्यूड। मैं आपको प्लीज कॉशन दे दूं, कभी भी कुछ भी हो जाए, डोंट इवन बहस, ट्राई टू बहस, बहस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वहां पर। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कोई आंसर दिया, सामने से बोर्ड में किसी ने बोला कि गलत है, तो आपको जवाब देना है कि ओके सर, ओके मैम, आई माइट बी रॉन्ग, आई विल चेक लेटर। आपको एक्सेप्ट कर लेना है अपनी वहां पे गलती, ठीक है, आपको लड़ना नहीं है, नहीं नहीं मैं तो सही कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा है, आप बैराक लेके आ जाओ, बिल्कुल भी गलती मत करना। कई कैंडिडेट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहस करी है, और ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इंटरव्यू पैनल का मूड खराब कर दोगे तो आप कहीं से भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको ना ये समझना है कि बस हमको इनके मूड को ठीक रखना है, खुश होके हम स्माइल के साथ जा रहे हैं और स्माइल के साथ हम आएंगे, और मुझे देखकर इनके चेहरे पे भी स्माइल आनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ये है आपका एटीट्यूड। आप जब एंटर करते हो डोर पे, एक अच्छा खासा गैप होता है उनकी टेबल और आपके चलने की डोर के बीच में, तो आपका वॉकिंग जो स्टाइल है वो बिल्कुल भी दिखावे वाला मत रखना, प्लीज़ कीप इट ओरिजिनल, क्योंकि दिखावे के चक्कर में कई बार पैर वैर इधर उधर हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। कीप इट नॉर्मल, आप जैसा चलते हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट फाइल बाहर ही रख दिया जाएगा, तो आप खाली हाथ जाते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेना कि खाली हाथ ऐसे हाथ करके, अगर आपको लगता है ऐसे आगे करके आप ऐसे जाओ, ठीक है। कोई लड़कों से कहूँगी प्लीज़ पॉकेट वॉकेट में मत रखना हाथ, बहुत ही डिसेंट वाइज, और ऐसे बैठ के एकदम अपने लैप पे ऐसे हाथ रख लेना, और हाथ हिला हिला के बताने की कोशिश मत करना। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नोटिस की जाती है, थोड़ा बहुत हो जाए चलता है, पर बहुत ज़्यादा मत करना, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ तो चल जा रहा है, इंटरव्यू बोर्ड में इट्स वेरी टफ टू कीप इट लाइक दिस, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अभी भी जैसे पढ़ते होंगे तो ऐसे करके बोला करो कि देखो कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑल्सो जब भी आपसे क्वेश्चन उन चारों में से कोई भी पूछेगा, कि आपको ध्यान रखना है कि आप सामने वाले को, जो चेयर बैठे हैं, चेयर पर्सन जो हैं, आप उनको एड्रेस करो, ठीक है। ये टोक दिया जाता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन आपसे लेफ्ट में पूछा गया तो आप उनको देखोगे, राइट में पूछा गया तो उनको, यू हैव टू एड्रेस द चेयर पर्सन ओनली इन फ्रंट। आपने सुन लिया उनसे ऐसे देख के, फिर जब उन्होंने आपसे जवाब आपको देना है तो फिर यू विल टेक टाइम, उनको बोलने दो कंप्लीट, ओके सर, फिर आप सामने से एड्रेस करके फिर उनको चेयरपर्सन को बोलोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, जवाब देना है। मैंने कहा इंस्टेंट नहीं बोलना है, थोड़ा सा एक लिटिल बिट पॉज, आता है तो भी, नहीं आता है तो थोड़ा सा और ले सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है। नहीं आता है, से सॉरी वेरी इजीली, ठीक है। कोई आपको जज नहीं करने जा रहा है इसके बेसिस पर, क्योंकि आपने सॉरी बोल दिया, क्योंकि वहाँ सबको पता है कि पैनिक सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, थोड़ा सा याद आती हुई चीज़ भी नहीं बता पाते हैं, तो यू मे से सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, ठीक, खत्म वहीं पे बात। अब आप ज़बरदस्ती अगर गलत यहाँ बताने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है फिर उसी गलत बताए हुए से आएगा, तो क्या होगा, एक लूप में फंस जाओगे, उस लूप से फिर बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम ही अगर लगता है बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, तो सॉरी, अगर थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा था याद आ रहा है, तो कह सकते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वेरी मच क्लियर, बट एज फार एज आई नो, ऐसे करके आप अपना जवाब दे सकते हो। लेकिन बिल्कुल अगर आपको नहीं क्लियर है तो से सॉरी, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव दिखाएगा कि हाँ भाई उसने एक्सेप्ट किया, उसको नहीं आता था, उसने एक्सेप्ट किया। कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, बिल्कुल भी हर एक किसी के साथ अलग अलग है। अगर उनको आपकी पर्सनैलिटी तुरंत समझ में आ गई, वो आपको 5-10 मिनट में भी फ्री कर देंगे, बहुत लोगों को 5 से 6 मिनट में फ्री कर दिया जाता है। अगर नहीं समझ में आती, आपको 30 मिनट तक परेशान कर भी सकते हैं, दैट डिपेंड्स। अब इंटरव्यू पैनल इतने सारे बने हुए, एक ही पैनल तो है नहीं सबके लिए, तो जब इतने सारे पैनल हैं तो अलग अलग लोग हैं ना, तो लोग तो अलग अलग होते हैं ना, हर दिन अलग अलग इंसान भी आ रहा है, तो आपको नहीं पता कि आपको कौन मिलने वाला है।
देखो, कहते हैं इंटरव्यूज टोटली अबाउट द पर्सनालिटी, बट मैं ये कहूँगी ना कि इंटरव्यूज टोटली अबाउट आपके सामने कौन बैठा है, उसका मूड उस दिन कैसा है। वो जैसा आपके सामने, आपका लक फैक्टर उस दिन बहुत बड़ा काम करता है। उस दिन हार्डवर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इट्स ओनली योर लक फैक्टर, कि आपका फैक्टर, लक फैक्टर कैसा काम कर रहा था, आपको कौन मिला है पैनल में, वो कितने अच्छे से बिहेव, मतलब एक होता नहीं है जब आप एंटर कर रहे हो रूम में तो आपको एक पॉजिटिव वाइब या नेगेटिव वाइब कैसी आ रही है, तो ये होता है वहाँ पर। तो आप जो है अगर नेगेटिव वाइब जैसा कुछ है, या बहुत पहले जब हम लोग को बिठा देते हैं तो पहला जो कैंडिडेट अंदर ऑलरेडी है, कभी उसको अगर स्कोल्ड करा, डाटा या कुछ हुआ, तो भी इम्पैक्ट बाहर पड़ जाता है हमारे बैठने से। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, मेक श्योर कि आप उससे अफेक्ट ना हो, आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी अंदर लेके जाओ एंड बी कॉन्फिडेंट। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ऐसे हवा में नहीं आ गए हो, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली मेहनत करी है इतने लोगों को पीछे छोड़ के। बी कॉन्फिडेंट, आपको सब आता है, आपको बस यही सोच के उस दिन जवाब देना है कि मुझे सब आता है, मैं बता सकती हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ। ये सोच के आप आगे अपना जवाब दोगे। वॉट टू डू, वॉट टू डू क्या करना है, ठीक है, मैं रिपीट करा दे रही हूँ। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत खाने पीने का कुछ ऐसा सामान होना चाहिए कि जिससे कि आपको बोरियत ना फील हो। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए। अभी क्या कर सकते हो, अभी फंडामेंटल्स सिर्फ रिवाइज करो, पूरा पूरा बैठ के सिलेबस मत पढ़ना बिल्कुल भी। मॉक इंटरव्यूज जाके दीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से शीशे के सामने बात करिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अपना स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, तो जो भी उस दिन पहन के जाने वाले हो, पहनने वाले हो, उसको एक बार पहले से पहन के यहाँ पर एक बार खुद के लुक को देख लेना, ठीक है, ये सब भी करवा लेना, कर लेना, मम्मी से पूछ लो साड़ी वाड़ी पहन के कैसे क्या करना है। लड़के हैं वो एक बार तैयार होकर देख लो, फिटिंग विटिंग सब बढ़िया है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिसेंट सा लुक लेके जाएं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम होता है, वो डेफिनेटली आपका आपका फेट जो है तय करता है, आई नो दिस, बट परेशान होकर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो पैनिक बिल्कुल भी मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है, ठीक। आराम से बिल्कुल काम होके, बस क्या करोगे, अगर लेटेस्ट न्यूज़ के टच में हो ना, आज के करंट अफेयर्स जिस दिन आप दे रहे हो इंटरव्यू, उस दिन का आपको पता है कि आज न्यूज़ में क्या आया है, द हिंदू के पहले उस पर क्या दे रखा है पहली न्यूज़, तो वो आपको पता है, तो वो हेल्प करेगी। फिर आप अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में पता है, आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आपको क्रिमिनल लॉ आता है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। और अगर सोच रहे हो कि वहाँ से आपको कोई अप्रूवल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप जस्ट अपना आंसर दो, अगला क्वेश्चन आया उसका आंसर दो। आप ये सीख मत करने की कोशिश करना कि अप्रूवल मुझे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का जेस्चर बहुत न्यूट्रल होता है, दे डोंट गिव लाइक कि हाँ हाँ बहुत सही बताया, बहुत अच्छा बताया, आपको फीडबैक नहीं मिलता है। तो और जहाँ पर सॉरी बोल दिया, कोशिश करना कि आगे का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉरी पे मत अटके रहना। कई बार होता है कि हम पीछे अटके रहते हैं, अरे यार मैं नहीं बता पाई, अरे यार मैं नहीं बता पाया, कैसे नहीं बता पाया, तो प्लीज़ कीप इट लाइक दैट ओनली, उसको वहीं पे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। जब जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, यूज़ योर बेस्ट नॉलेज एंड देन आंसर, ठीक है, टाइम ले सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश एंड हिंदी, अगर दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश और आपको इंग्लिश आती है, योर इंग्लिश इज़ वेरी फ्लुएंट, कि आपको लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस इंग्लिश में कर ले जाऊंगा, यू आंसर इन इंग्लिश ओनली। बट अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी आप जिस भाषा में खुद को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, प्लीज़ उसी भाषा का प्रयोग करना, गलत मत बोलना। इंग्लिश बोलने में कई बार होता है बस गलत बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन बस बोलना है, इंग्लिश तो कह रहे हैं। आप वहाँ पे क्या करने गए हो, आप अपनी पर्सनालिटी बताने गए हो, आप अपना बेस्ट आंसर देने गए हो। जब आप अपना बेस्ट आंसर बेस्ट तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिग्रेट आप ही को तो होगा ना। तो इन बातों का ध्यान रखें, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। भाई बहस नहीं करनी है, ठीक है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है, और पैनिक नहीं करना है। टेक योर टाइम, आराम से थोड़ा खुद को रिलैक्स करके, जब बाहर बैठाया जाएगा रूम के ना आपको, उस टाइम पे मेडिटेट करके थोड़ा सा रिलैक्स, आंखें बंद करके खुद को करना, एंड खुद को प्रिपेयर करके तब रूम के अंदर ले जाना। सामने बैठे लोगों के बारे में ये नहीं सोचना है कि अरे इनको बहुत आता है, ये तो मुझे मार डालेंगे, मैं नहीं बता पाया। भाई वो इंसान है, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बता पाओगे। बट अगर आप नहीं भी बता पाओगे ना, तब भी लोगों ने इंटरव्यूज़ में अपने बताया है कि उनको नंबर अच्छे मिले हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक।
पैनिक नहीं करना है और कोशिश ये करनी है कि आप इमोशनल टाइप ना हो जाएं कहीं पर, ठीक है। कुछ अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कुछ समथिंग आए, ये सब मत होइएगा। ये सब जो टैक्टिक्स हैं इसको बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात जो आपकी और जो आती है व्हाट नॉट टू डू में, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। थोड़ा प्लीज़ चमक धमक मत पहनना, अच्छा सा डिसेंट सा पहन के जाना। सो दिस इज़ ऑल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने आपको बता सकी होंगी काफ़ी कायदे से जो भी यूपीपीसीएसजे के इंटरव्यू में होता है। आई गेस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड जेन्युइन बोल रही हूँ, बहुत जेन्युइन चीज़ें ये बताई हैं आपको, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। काफ़ी और चीज़ें बता सकती थी बट शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना सही नहीं होता है, क्योंकि आयोग के अंदर की बातें हैं, इंटरव्यू का उनका खुद का एक प्रोटोकॉल होता है। सो यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इस बार का यूपीपीसीएसजे इंटरव्यू दे रहे हैं। एंड गाइज कुछ ग्रुप वगैरह में कोशिश करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, पिछली बार बने थे, हम लोग ऐड हुए थे, तो जिसमें लोग आपस में बताते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको निगलेक्ट मत करना, ठीक है। मेरे साथ हुआ भी था कि उस ग्रुप में जो क्वेश्चन डेली पूछे गए, जब उस बोर्ड में मैं गई तो स्टार्टिंग के कुछ 5-6 क्वेश्चन सेम टू सेम मुझसे पूछे गए थे। तो जो लोग बता रहे हैं ये पूछा गया, ये पूछा गया, तो अगर पढ़ भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा हवा में बता रहे हैं, अरे ऐसा हुआ, ये डरावनी, वो डरावनी, उसको इग्नोर कर देना, उसको इग्नोर कर देना। आप अपने फेट से नहीं लड़ सकते हो, आपकी किस्मत जहाँ आपको जिस बोर्ड में लेके जाएगी आप जाने वाले हो। बट क्वेश्चंस के लिए अगर कोई बता रहा है, हाँ ये पूछा गया, इस सब्जेक्ट से भी पूछा जा रहा है, ये टॉपिक पूछा जा रहा है, तो उसको डेफिनेटली रिवाइज कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, ज़रूर करना। और ये मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा रखो, उनको भी शेयर कर लो अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक चैनल मेरा नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल बी कमिंग अप with more important videos. Thank you so much, guys.